गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने आज तीसरा दिन है ना हमारा हिस्ट्री पढ़ते हुए। तो जैसे आज मैंने आपसे कल बात की थी कि अगला टॉपिक जो आज का हम करेंगे कंप्लीट, तो वो हम करेंगे कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासविद थे, वो हमारा जो भारत का इतिहास है ना, वो हम लोग स्टोन एज से स्टार्ट करते थे। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और फिर उसके बाद सीधे हम वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का इतिहास पढ़ते थे। अब इसका कारण क्या था? जैसे इतिहास पढ़ते समय आप लोग ये सोचते होंगे कि एकदम से सर हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं और स्टोन एज से हम सीधे एक डेवलप सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने लगे। तो ये पहले नहीं था, है ना। पहले क्या होता था, जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते थे तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते थे? स्टोन एज से, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाषाण, है ना। जब मानव ने पाषाणों का प्रयोग किया हथियार के रूप में, तो उसके बाद सीधे हम वैदिक सिविलाइजेशन में आ जाते थे, वैदिक काल में, और फिर उत्तर वैदिक काल। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, जब यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत थी, जब उनका शासन था, तो एक चार्ल्स मैसन करके एक व्यक्ति होते थे, है ना। क्या नाम था उनका? चार्ल्स मैसन। उन्होंने सबसे पहले एक सिविलाइजेशन के बारे में अपनी पुस्तक में जानकारी दी, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में जब जॉन मार्शल, जो महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, उन्होंने दयाराम साहनी को अपॉइंट किया 1921 में। अब वो इंटरेस्टिंग किस्सा ये था कि जब ब्रिटिश एम्पायर एक रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा था उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, तो उस क्रम में खुदाई हुई, और खुदाई के क्रम में क्या हुआ, बहुत सारी ईंटें निकलने लगी, बहुत ही सुव्यवस्थित आकार की। तो जब ईंटें निकलने लगी, खुदाई और भी हुई, तो पता चला कि ये जो ईंटें निकल रही हैं, ये कोई नॉर्मल ईंटें नहीं है, बल्कि भारत में एक बहुत ही विशाल, समृद्ध और वृहद सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। और फिर इसके लिए जब राखलदास बनर्जी को भी शामिल किया गया, तो आगे चलकर हमें पता चलता है कि बहुत बड़ी सभ्यता भारत में हुआ करती थी, जो कि तत्कालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के समकक्ष थी। और इतना ही नहीं, कि बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। तो फिर क्या हुआ, इतिहासकारों ने इसको अपने कालक्रम में शामिल किया, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज के बाद फिर हमने किसको पढ़ना स्टार्ट किया? इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, उसका नाम क्यों पड़ा ये, और उसके अलग अलग पक्ष जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे इसमें, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, आईवीसी सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसका नाम ये क्यों है भाई? ये सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों हम कहते हैं, है ना, क्योंकि आप हड़प्पा सभ्यता भी आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है, सरस्वती संस्कृति भी कहीं मिल जाता है, तो ये इसके अलग अलग नाम क्यों हैं, इसको हम जानेंगे पहली चीज। ठीक है, दूसरा हम जानेंगे इसका जो कालक्रम है वो क्या है, किस पीरियड में ये एग्जिस्टेंस में थी, कहां से कहां तक ये रही पूर्व के समय में। ठीक है, और तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ। ठीक है ना, क्या देखेंगे, इसका उद्भव कैसे हुआ, और इसके अलग अलग जीवन की, जैसे राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, वो अलग अलग पक्ष क्या थे उसके, साथ में इस सभ्यता का आगे चलकर पतन कैसे हुआ। तो ये अलग अलग पक्षों में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके
क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और उसको फैक्चुअल भी उसके साथ इनकलकेटेड रहता है, मिला हुआ रहता है। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्या कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ही इसका नाम क्यों बना, है ना। और क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग जो है इसके नामों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो देखो, पुरातत्ववेत्ताओं में, आर्कियोलॉजिस्ट में एक ट्रेडिशन है कि सबसे पहले जिस सभ्यता के किसी स्थल की खोज पहले होती है तो उसी सभ्यता का उस नामकरण कर दिया जाता है उस स्थल के नाम पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई है, ठीक है, तो वो कहाँ हुई है, हड़प्पा, है ना। तो नाम अलग अलग क्यों है, उसका कारण ये है कि पहला जो खुदाई हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, किस स्थल पर हुई थी, हड़प्पा में। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, अब दूसरा नाम आप देखोगे बहुत आता है कि सिंधु घाटी, सिंधु घाटी। तो क्यों, क्योंकि इंडस वैली, आप इंडस नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप में, जो इंडस नदी है और उसकी 5 सब्सिडायरी नदी है, उन्हीं के क्षेत्र में ये सभ्यता के बड़े और महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। तो इसीलिए दूसरा कारण क्या है कि हम इसको कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, और सरस्वती संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में राजस्थान से होते हुए एक नदी बहती थी जिसको हम सरस्वती रिवर कहते थे। तो इसके बहुत ज्यादा स्थल जो मिले हैं तो वो हमें सरस्वती नदी के पास मिले हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सरस्वती संस्कृति भी कहते हैं। तो पहली चीज, हड़प्पा नाम क्यों है, सिंधु नाम क्यों है और सरस्वती संस्कृति नाम क्यों है, उसके कारण हमने देखा। यहाँ पर पुरातत्ववेत्ता जब किसी सभ्यता की पहचान करते हैं और किसी स्थल में खुदाई होती है तो उसी का नामकरण कर दिया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। दूसरा कारण, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन्हीं के पास इसके प्रथम रूप से प्राथमिक बड़े बड़े स्थल मिले, तो हम इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरी चीज, क्योंकि इसकी मात्रा में अगर संख्या में देखें तो बड़े स्थल मिले हैं जो संस्कृति नदी, जो सरस्वती नदी है उसके आसपास, इसलिए हम इसको कहते हैं सरस्वती। तो ये तीनों चीजें क्लियर हुई आपको। ठीक, अब अगली चीज देखो, ये हम कैसे पता करें कि ये एग्जिस्टेंस में कब थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको, उसके काल निर्धारण के लिए अलग अलग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। जैसे एक होता है स्तरीकरण के, अलग अलग हम स्तरों को देखते हैं जियोलॉजी में, है ना, भूगर्भ शास्त्र में, कि सभ्यताएं की जो परत दर परत होती हैं तो कौन सी कब है। उसके बाद एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। तो C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से ये पता किया गया, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की क्षय होने की एक दर होती है प्रतिवर्ष, तो उसके आकलन से एक सर्वमान्य मान्यता में पहुंचा गया है कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1700 ईसा पूर्व तक ये अपने सभ्यता परिपक्व काल में रही। ठीक है, कहां से कहां तक, 2300 से 1700। और ये किस पर आधारित है, C14 कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उस पर आधारित है। ठीक है, तो ये सभ्यता इतने लंबे समय तक रही। अब आप ये देखिए कि उस समय इस सभ्यता का इतना विस्तार था कि ये यहाँ पर उत्तर में ये सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था जम्मू कश्मीर के मांडा में, और दक्षिण में आप जाएं तो महाराष्ट्र के दायमाबाद में आपको ये स्थल लगभग 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। तो सबसे उत्तरी स्थल इसका जो इसका भौगोलिक विस्तार था वो जम्मू कश्मीर के मांडा से प्रारंभ करके महाराष्ट्र के दायमाबाद तक था। और इसी तरह से पूर्व में आलमगीरपुर एक स्थान है यूपी में, वहां से प्रारंभ करके आलमगीरपुर से लेकर के सुक्का गेंडोर एक जगह है बलूचिस्तान में, वहां तक इसका विस्तार था। और लगभग
1600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। तो आप ये समझिए कि ये कितनी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, जो लगभग कुछ नहीं तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बनता है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक हम इस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, क्योंकि स्टोन एज की बात तो हम पहले इतिहास में पढ़ते थे, वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल, फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इस तरह से इतिहास का क्रम चलता है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल जो है, वैदिक पीरियड, इसके स्टोन एज और वैदिक पीरियड के बीच में ये सभ्यता कहां से आती है ना? क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, इतिहास के क्रम के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले मानव पुरापाषाण काल में कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, ठीक है ना? और उसके जीवन का मुख्य आधार क्या था? या तो वो खाद्य संग्रह था या पशुपालक था। पशुपालन की बाद नहीं आया, प्रारंभिक रूप से वो शिकारी था और खाद्य संग्रह। तो अगर क्रमानुसार देखें तो इस तरह से स्टोन एज के बाद को कोई हमारा पशुपालन का काल आना चाहिए, है ना? और फिर धीरे से कृषि का। लेकिन अचानक हम बीच में देखते हैं कि ये बड़ी सभ्यता है। तो इसलिए प्रश्न ये उठता है कि ये सभ्यता आखिर आई कहां से, इसका उद्भव कैसे? तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि इतिहास में हम क्या करते हैं। इतिहास की जब हम रचना करते हैं तो उसके लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को एकत्रित करते हैं और उससे मिलाकर के एक पिक्चर बनाने की हम कोशिश करते हैं कि पूर्व में क्या हुआ होगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के साथ समस्या यह है कि हमारे पास पुरातात्विक स्रोत तो हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों की कमी है, लिटरेरी सोर्सेस की, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ पुरातत्व में ही निर्भर होते हैं, पुरातत्व के माध्यम से ही जान पाते हैं कि क्या वहां की परिस्थिति रही होगी। तो इन सारी कारणों की वजह से विद्वानों के बीच एक मतभेद है कि आखिरकार इसका उद्भव हुआ कैसे, ये सभ्यता का ओरिजिन क्या है। इसी बात को लेकर के दो मत है, ठीक है, इस सभ्यता का अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हमने ये देखा कि इसका नाम 3 अलग अलग क्यों है, और फिर हमने ये देखा इसकी तिथि क्रम क्या है और इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं चौथे पॉइंट में कि इसका उद्भव कैसे हुआ, ये सभ्यता का ओरिजिन क्या है। तो इसको लेकर के दो मत है, ठीक है। एक मत क्या है, वो ये कहता है कि ये विदेशी संस्कृति से प्रभावित था, यानी इसकी उत्पत्ति का स्रोत विदेशी था, ठीक है। और दूसरा मत है वो क्या कहता है कि विदेशी नहीं था बल्कि देशी था। कहने का अर्थ क्या है कि एक पॉइंट ये कहता है विद्वानों का, विचारकों का, कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो उदय हुआ है उसमें विदेशी सभ्यता या विदेशी संस्कृति के द्वारा किया गया। और एक मत क्या कहता है विद्वानों का, नहीं, ये देश की सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से इसका धीरे धीरे चरणबद्ध तरह से विकास हुआ। तो इसमें हम चर्चा करें विदेशी प्रभाव को लेकर के। उसमें कुछ विचारक हैं जिनको आपको जानना जरूरी है ना? तो जैसे उनमें है गॉर्डन चाइल्ड है, मार्टिमर व्हीलर है ना, और डीडी गोस्वामी है। तो उनका कहना यह है कि ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, है ना, जो आज ये सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है, ठीक है, और यहीं पर मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, वहां जो सभ्यता थी वही लोग जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक थे। अब इसके पक्ष में वो कुछ तर्क भी देते हैं, ऐसा क्यों है। तो वो ये बताते हैं व्हीलर कि जो हमको ग्रेनरी मिली है, अन्नागार, जहाँ अनाज रखते थे, और जो लकड़ी की शहतीरों का प्रयोग हुआ है और गड़ी का प्रयोग हुआ, तो इन तर्कों के माध्यम से उन्होंने बताया क्योंकि हड़प्पा में हमें ये चीज मिली है तो इसी तरह से मेसोपोटामिया में भी हमें ये चीज मिली है। तो उन्होंने तर्क दिया कि ये विदेशी प्रभाव के तहत इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। तो ये इसके पक्ष में बात कही गई है, लेकिन फिर विद्वानों का जो एक दूसरा पक्ष है वो ये बताता है ये किस तरह से सही नहीं है। जैसे आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर जैसी संरचना आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये मेसोपोटामिया में मिलेगी। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीकरण था, जो अर्बन प्लानिंग थी, वो चैशबोर्ड पद्धति हम जिसको कहते हैं उस पर आधारित थी, सुनियोजित थी।
जबकि मेसोपोटामिया में हमको इस तरह के सभ्यता की चीजें नहीं मिलती, इस तरह का नियमित शहरीकरण नहीं मिलता। दूसरी चीज मोहरों को लेकर जो है, उनकी आकृतियों को लेकर भी अंतर है, क्योंकि मेसोपोटामिया में जो हमको मोहरें मिली हैं वो बेलन आकार मिली है, जबकि हड़प्पा में वर्गाकार या आयताकार मिली है, ठीक है ना। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये कहना कि सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक मेसोपोटामिया के लोग थे या किसी विदेशी संस्कृति के थे, तो ये तर्क जो है उतना मान्य नहीं। ये बात समझ में आई आप लोगों सभी की? अब देखो दूसरी बात, ये पक्ष तर्क दिया जाता है कि इस सभ्यता का जो उदय हुआ है वो हमारे ही देश में हुआ है, हमारे ही देश की जो अलग अलग संस्कृतियां थे उससे हुआ। इसमें पहला मत क्या है, आप लिख लीजिए इसको। इसमें पहला पक्ष क्या है देशी में कि इस सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे? द्राविड़, है ना। अब द्राविड़ से मतलब क्या है, आज हम जो उसका अर्थ लेते हैं ज्यादातर दक्षिण भारत की जो और रहने वाले जो लोग थे उन्हीं लोगों ने, क्योंकि इनका मूल क्या था? भूमध्य सागरीय था, उनकी बहुलता थी, तो इन्होंने क्या किया होगा? इस सभ्यता की स्थापना की। तो उसके पक्ष में वो कुछ अलग अलग तरह के साक्ष्य भी देते हैं, जैसे आप देखोगे कि लिंग योनि की पूजा या प्रार्थना में जल का महत्व, समाधि का महत्व। आप देखोगे मोहनजोदड़ो में हमको बहुत बड़ा स्नानागार मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटी है, लेकिन इसको भी सही नहीं माना जाता है। और इसको क्यों नहीं माना जाता है सही? क्योंकि जो ग्रामीण सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, उनके जीवन का मुख्य आधार क्या था? गांव था, कृषि थी, पशुपालन था। जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसलिए इस चीज को भी उतना महत्व नहीं देते हैं विद्वान कि ये ग्रामीण जो लोग हैं उनके द्वारा बसाई गई सभ्यता है। फिर दूसरा एक तर्क दिया जाता है, आपको पता है, आर्य इन्वेजन का, कि आर्यों ने आक्रमण किया यहाँ और आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की। लेकिन आर्य आक्रमण भी इसलिए सही नहीं माना जाता क्योंकि आपको पता है आर्य जो हैं वो वैदिक कल्चर के संस्थापक थे। और वैदिक संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। पहले तो वैदिक काल में उनके जीवन का मुख्य आधार पशुपालन था, है ना, कबीलावाद, कबीलों में रहते थे लोग। और फिर आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में कृषि भी हो गई है प्रमुख विषय। लेकिन सब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? अर्बन थे, शहरों में रहते थे, व्यापार और वाणिज्य करते थे। तो इस तरह से इस बात को भी उतना वेटेज नहीं दिया गया। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आ गई। पहले क्या कहा गया? ग्रामीण है, उत्पत्ति का मूल स्रोत। दूसरा क्या है? आर्य। लेकिन ये दोनों बात उतनी वैलिड नहीं मानी जाती। ठीक है, अब तीसरी एक बात होती है कि इसकी जो उद्भव हुआ है, इसका जो उदय हुआ है वो सोथी संस्कृति से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सोथी संस्कृति। ठीक, अब इसके मानने वाले अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल विद्वान है, वो ये कहते हैं राजस्थान के बीकानेर में एक ग्रामीण संस्कृति थी जिसको कहते हैं सोती संस्कृति। यही संस्कृति धीरे धीरे विकसित हुई और यहाँ पर एक उद्योग विकास की प्रक्रिया के तहत, एवोल्यूशन की प्रक्रिया के तहत ग्रामीण से विकसित होकर क्या हो गई? शहरी हो गई। लेकिन इसके पक्ष में भी अभी शोध करने की आवश्यकता है, उतना स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही है। अब सवाल उठता है तो अगला चौथा मत क्या है? तो रोमिला थापर और फेयर सर्विस ये कहते हैं कि इस सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो ईरानी और बलूची ग्रामीण संस्कृतियों के विकास का परिणाम है। यानी कि जो आज ईरान आप देख रहे हो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ, यहाँ पर बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत, तो उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो नवपाषाण काल में हम देखते हैं पहली बार, आप सबको पता है कहाँ पर हुई थी खोज? जो पहले कृषि का साक्ष्य मिला है कहाँ मिला? मेहरगढ़ में। बिल्कुल सही। तो मेहरगढ़, किलीगुल मोहम्मद और राणा दुंडे, यहाँ पर क्या हुआ? प्रारंभिक रूप से कृषि संस्कृति विकसित हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आमरी, कोटबिजी होते हुए उसका एवोल्यूशन हुआ, उद्योग विकास हुआ और एक हड़प्पा सभ्यता पूरी उभर कर आई। इसका मतलब ज्यादातर इतिहास में मानी ये बात है कि ये ईरानी बलूची संस्कृति का ही उद्योग विकास का परिणाम है। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले पशुपालन मानव के जीवन में क्रांति लेकर आया, उसके बाद कृषि,
और कृषि में जैसे ही अधिशेष उत्पादन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, तो अर्बन सिविलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए भी वो सक्षम हो गया। और धीरे धीरे विकास के क्रम में ये, इसलिए ये अल्टीमेटली ये माना जाता है कि ऐसा नहीं है कि किसी विदेशी प्रभाव से इन सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है या फिर कोई देसी द्राविड़ या आर्य थे जिन्होंने इसका विकास किया, बल्कि एक सर्वमान्य मत यह है कि ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति का जो विकास हुआ उसी का परिणाम था सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। तो ये बात आपके समझ में आई, इसकी उत्पत्ति क्या कैसे हुई। ठीक है, अब हम अगले चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है। अब जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लेता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, विशेषता क्या है। तो सबसे पहली बात यहां पर आएगी क्या, इसकी उत्पत्ति क्या है, देशी, ये देशी सभ्यता है। जैसे कि अभी हमने चर्चा किया, इसकी उत्पत्ति किसी मेसोपोटामिया की संस्कृति से भी प्रभावित नहीं है, द्राविड़ आर्य संस्कृति से भी नहीं है, सोथी संस्कृति के लिए शोध की आवश्यकता है। तो कहां से, ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति जो उत्तर पश्चिम की थी उन्हीं का विकास हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का के रूप में हम एक सभ्यता देखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो सबसे पहली बात क्या है, इस सभ्यता का उदय विदेशी प्रभाव से नहीं हुआ है, बल्कि देश में ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति का ही एक उद्विकासीय रूप था। पहला पॉइंट है आपका। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एक विस्तृत सभ्यता थी। विस्तृत का मतलब इसका भौगोलिक विस्तार बहुत था। बिल्कुल, जैसे हमने चर्चा किया था, उत्तर में इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा मिला है हमको, जम्मू के मांडा, है ना। दक्षिण में कहाँ मिला है, दायमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्व में आलमगीरपुर यूपी, पश्चिम सुत्ता गेंडोर बलूचिस्तान। तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो पहली बात देसी सभ्यता थी, दूसरी बात एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। ठीक है, तीसरी चीज यह है कि कांस्य युग में सभ्यता थी। कांस्य युग में सभ्यता का मतलब क्या होता है, हाँ, इन्होंने टिन और तांबे को मिला करके कांसा बनाना चालू कर दिया था। आप देखोगे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है ना, मोहनजोदड़ो से। तो वो इस बात का प्रतीक है कि जो है ये टेक्नोलॉजिकली साउंड थे, है ना, प्रौद्योगिकी विकास के चरण थे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कांस्य युग की सभ्यता। ठीक है, अब चौथा आप लिखेंगे, ये क्या थी, एक नगरीय सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन। क्यों, क्योंकि आप देखोगे हड़प्पा के जो नगर हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग जो है या मोहनजोदड़ो में वो बहुत ज्यादा विकसित दीवारों से घिरे हुए हैं, है ना, ग्रिड पद्धति पे जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बने हुए हैं। ठीक है, भवन है, 1 मंजिला 2 मंजिला, हर घर में बाथरूम है। आप सोचो, नालियां हैं, गली की नालियां हैं, और फिर मुख्य नालियां में जो जीवन हम आज जीते हैं, है ना, जिसको हम प्लांट सिटी कहते हैं। तो इस तरह से एक नगरीय सभ्यता थी और इनके जीवन का मुख्य आधार क्या था, व्यापार और वाणिज्य, है ना। मेनली ये लोग ट्रेड करते थे, आयात निर्यात करते थे, ठीक है, वस्तुओं का, और उसका आधार क्या था, व्यापार विनिमय प्रणाली, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, क्योंकि उस समय मुद्रा का तो विकास हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये नगरीय सभ्यता थी। पांचवी चीज अगर हम देखें इसकी विशेषताओं में, इसकी प्रकृति में, तो हम कहेंगे ये एक शांति मूलक सभ्यता थी। शांति मूलक सभ्यता क्यों थी, देखिए इतना बड़ा एरिया, इतना व्यवस्थित रूप से, नगरीय रूप से यहाँ चल रहा था, तो ऐसा जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उनको कहीं भी बड़ी मात्रा में हथियार नहीं मिले, वेपन्स नहीं मिले। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये एक कैसी सभ्यता थी, शांति मूलक सभ्यता थी, यानी कि पीसफुल थी। इसीलिए कहा जाता है कि सामान्य रूप से यहाँ शायद व्यापारी वर्ग का शासन रहा होगा, राजतंत्र या धर्मतंत्र के हमें साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला लिख लो आप इसको, हाँ, 6 नदी घाटी सभ्यता। अब नदी घाटी सभ्यता हम क्यों कह रहे हैं, जैसे कि हमने बात की इंडस रिवर, उसके साथ ब्यास, झेलम, सतलज, तो ये जो पंचनद का जो एरिया है, तो नदियों के आसपास ही क्या हुआ था भाई, पहले कोई ट्रांसपोर्टेशन के उतने साधन तो होते नहीं थे,
ठीक है ना। तो क्या होता था, लोग नदियों से ही आयात होता था, निर्यात होता था, नदियों से पानी मिल जाता था, तो जीवन चलता था, खेती होती थी। तो इसीलिए ये सभ्यता नदी घाटी सभ्यता कहलाती है, क्योंकि ये नदियों के ही आसपास फली है, फूली है ना। ठीक, तो कितनी चीजों पर हमने बात कर ली अभी। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। पहली चीज ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम अलग अलग क्यों है, उसकी रीजन हमने बताया। हड़प्पा इसलिए है, पुरातत्वविदों की जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो किया गया। सिंधु घाटी क्यों है, क्योंकि नदियों के आसपास ही ज्यादा स्थल पाए गए। और सरस्वती संस्कृति क्यों है, क्योंकि अधिकतम स्थल जो है राजस्थान की रोहित नदी जो अब हो गई है उसके आसपास पाए गए। फिर हमने तिथिक्रम देखा, और फिर हमने इसके उत्पत्ति से संबंधित जो अलग अलग इतिहासकारों के मतभेद हैं उसको देखा, और उसकी अलग अलग हमने क्या देखी, सभ्यताएं, विशेषताएं देखी। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। और इसमें कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर कल हम इसको आगे बढ़ाते हैं ना।